अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे इनकंसिस्टेंसी का। ये है कि हाउ डैमेजिंग इज इनकंसिस्टेंसी। यूजुअली वी कैन नॉट बी सो सर्टेन, जिसे हमने काफी बात कर ली है बीइंग अ ह्यूमन। सो लेकिन फोर्सिंग जो कंसिस्टेंसी है ना, इट इज नॉट, इट मेक्स अ लिटिल आर्टिफिशियल डिस्टेंस। लेकिन अब मैं जो आपको बात कर रहा था, लेट्स से अगर आपकी इनकंसिस्टेंसी 10% से ज्यादा है, 11, 12, 13, 14, 15, you know, so you have that inconsistency, so you can utilize this because studies are available which allow in certain environment 20% inconsistency. अच्छा, उन environments के लिए होता क्या है कि आपको justifications देनी पड़ती है उन environments की, because they are changing environments. तो उसके लिए आप कर सकते हैं as long as there is enough consistency to maintain coherence among the objects of our experience. The consistency needs not to be perfect, right? ये नहीं 1% पे मैं खड़ा हूँ, इनके आप पूछे जी कंसिस्टेंसी क्या है, जब 1% पे ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी हो सकता है, तो इसलिए बॉदर नहीं करें फर्स्ट। अच्छा, उसके लिए फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से डिसीजंस को हम कंपैरिजंस को जनरली करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, when we integrate new experiences into our कॉन्शियसनेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हम एक डिसीजन कर रहे हैं, ऐसा अक्सर होता है कि जब आप एक डिसीजन कर रहे होते हैं मॉडर्न दुनिया में, या आप उस चीज को परचेज करें, तो एक नई टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो आ जाती है, जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होती है, जो उस पूरे सिस्टम को खत्म कर देती है। लाइक यू आर मेकिंग अ टेलीविजन व्हिच वाज सीआरटी बेस्ड, कैथोड रे बड़े जो हमारे घर में टीवी होते थे, नाउ अ टेक्नोलॉजी ऑफ एलसीडी केम नाउ, एंड देन द टेक्नोलॉजी ऑफ एलईडी केम, एंड देन इज कमिंग द प्लाज्मा और द ओलेड्स, एंड देन सम फ्लेक्सिबल ओलेड्स आर कमिंग। सो द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग डे बाय डे, so your criteria for judging that technology, for producing that product, for introducing that in the marketing term, somebody, so it may change. So a new technology will disrupt your consistency in that. You've got to revert back to the comparison matrices. Then you have to make the comparisons, right? So there is nothing which is very uniquely to you. सबके साथ होता है। तो अच्छा, it is useful to remember that most new ideas that affect our lives tend to cause us to rearrange some of our preferences, thus making us inconsistent with our previous. तो फिर आपकी inconsistency ज्यादा हो जाती है, inconsistent हो जाती है, तो बस वक्त ये भी एक होता है, ठीक है। ये भी हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि वो क्या है। आप पढ़ लें। जी, गोल ओकेजनली हमने रिसर्च पे गैप फाइंड किया और क्लास का क्राइटेरिया में टीचर्स को खुद से फैक्टर ढूंढेंगे। जी जी, ये मैंने बताया कि किस तरीके से क्राइटेरिया 3 जगहों पे ढूंढते हैं। नंबर 1 इज लिटरेचर, the contemporary literature which is prevalent in that environment, in that decision making, you have to identify which is important, ऐसे। और अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है which is not a generalized problem, it is a unique to yourself, like making कि मैं second story building बनाऊंगा, तो आपका है, तो you have to maintain your own criteria। अच्छा, फिर दूसरा है experience, जो आपका personal experience, और फिर तीसरा ये है कि देखिए the experience of collective experience, फिर आप उससे क्राइटेरिया एक जॉब डाउन करें। फिर क्राइटेरियाज को भी आप देखें, क्राइटेरिया सम टाइम एक स्टडीज कुछ ऐसी भी हुई और जिसमें हमने कुछ मैंने भी एक जो काम किए, उसमें ये भी था कि हम प्रायोरिटाइज भी करते हैं चीज़ों को। तो एएचपी को यूज किया जाता है प्रायोरिटाइजेशन के लिए कि मैं प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी क्या करूं, लाइक सम टेक्निक, सम स्ट्रेटजी, सम मार्केटिंग, सम हाउ यू रैंक, so from the top, lowermost level to the uppermost, the variety of AHP is there, you can utilize। तो ये इस तरह से। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया, तो this is something very normal thing। तो अब आपके ख्याल में हम हायरार्कीज को बनाएंगे तो कैसे बनेगा?
फर्स्ट दी गोल, देन दी कितने क्राइटेरिया आइडेंटिफाई होंगे? हाँ जी, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 15, ठीक है ना? हाँ, वो n into n minus 1 divided by 2 वो आप लोग निकालिए कंपैरिजंस करना। सो है हाँ सेम, इसीलिए तो ये दोनों टेक्निक्स हैंड इन ग्लव या उसको कहते हैं चलती है। तो ये क्राइटेरिया में आपने फिट इन कर लिया। अब ये क्राइटेरिया कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर चलिए फॉर प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल रिसर्च क्राइटेरिया तो 6 है ना, वो तो कंपैरिजन शायद नहीं। हाँ जी, मैं ये बताने लगा हूँ इस एग्जांपल का मकसद ये। अच्छा, हम प्रैक्टिकल रियल टाइम सिनेरियो की जब बात करते हैं तो आप जब देखेंगे कि कुछ क्राइटेरिया आपके लिए आउटराइटली पास और फेल इवैल्यूएशन पे चले जाते हैं। तो याद करें हमने 3 जजमेंट्स पढ़ी, स्वॉट पढ़ा था, वो जो पिछले पास एंड फेल में चले जाते हैं, वो तो आपके क्रिटिकल क्राइटेरिया होते हैं कि वो होने चाहिए। अभी लेट्स से ये पास फेल हो सकता है। म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक गाए हैं तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में स्कूल में म्यूजिक मिला होगा यार ये खत्म हो गया, मेरा डिसीजन यही खत्म हो गया। सो ऑल द रेस्ट ऑफ द क्राइटेरिया विल गो फॉर 6। तो क्राइटेरिया में ये होता है कि सब्जेक्टिव एनालिसिस भी होता है और बिकॉज ऑफ दी आपका पास एंड फेल इवैल्यूएशन, फिर आपकी मैट्रिक्स आप डेवलप करते हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी होगा तो मैं साथ में देख लूंगा, कुछ ऐसा। तो आपकी क्राइटेरिया मैटर करते हैं जब आप, अच्छा अब इनकी हैंडलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आपको पता है कि आपने 15 पेयर वाइज कंपैरिजंस करने हैं और कंपैरिजंस करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है इंडिविजुअल कंपैरिजन और एक है ग्रुप कंपैरिजन। और आप ये समझते हैं कि नाउ यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड फर्स्ट, तो फिर आप क्राइटेरिया को मिनिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस यू आर अप्रोचिंग। दिस इज हाउ एएचपी की रिसर्च में इश्यूज आते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल इशू बताता हूं। दिस इज हाउ यू आर अप्रोचिंग टू द ऑडियंस। तो फिर ऑडियंस के लेवल पे क्राइटेरिया लेके आते हैं, ठीक होगा? तो फिर क्राइटेरिया मिनिमाइज भी हो सकते हैं। हाँ, अगर आप ऑडियंस वेल इन्फॉर्म्ड है, लाइक 5 लोग हैं जो कि सीनियर मैनेजर पोस्ट पे हैं, वो आपकी ऑडियंस है, वही आपका पॉपुलेशन है, तो फिर आप उसको उसके मुताबिक मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड भी कर देते हैं और उस क्राइटेरिया के सब क्राइटेरिया भी बना देते हैं। और सब क्राइटेरिया जब बनता है तो अगर लेट्स से हम बात करते हैं सब क्राइटेरिया की लर्निंग की फॉर एग्जांपल, तो लर्निंग में अभी आप फर्दर भी क्राइटेरिया बना सकते हैं कि लर्निंग में आप क्या डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग, मैथमेटिकल को क्या, तो वो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच हां उस क्राइटेरिया को सर इंडिपेंडेंट हम क्राइटेरिया कुछ हुआ है, समथिंग हैज जी सॉरी जो सब क्राइटेरिया अगर फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं आप उसको इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। यस, अगर आप समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है तो वो मेन क्राइटेरिया बनना चाहिए, तो वो मेन क्राइटेरिया बनना चाहिए, तो उसको हम इंडिपेंडेंट, उसको हम मेन क्राइटेरिया बना देते हैं बजाय कि सब क्राइटेरिया बनाए। अगर सब फॉर एग्जांपल ये इसमें हम सब क्राइटेरिया ले लेते हैं उसको फिर किस तरह से हम ट्रीट करेंगे? हाँ, मैंने आपको बताया कि उसमें विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग आप उसकी डाउन बिलो जैसे हमने किया था वैसे कंपैरिजंस करेंगे उसके अंदर। वो लेट्स से 3 है ना, 3 हो गए, तो अब तीनों को जैसे आप फिर कंपेयर करेंगे उसके 4 को सब एएचपी लगेगा। हाँ जी, उसका प्रायोरिटी जो निकलेगा फिर वो इसकी प्रायोरिटी पे चला जाएगा, फिर वो प्रायोरिटी फैक्टर उसी तरीके से वही तरीका है, बस एक्सपैंड हो रहा है वो प्रायोरिटी इस पे और इसकी इस पे। दिस इज हाउ यू, और इसकी लिमिट नहीं है। हाँ लिमिट नहीं है, लेकिन मैं वो बताने लगा। गुड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वो ये होता है कि उसकी लिमिट क्या है। अच्छा, कुछ लोग ना रिसर्च जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं शेयर एग्जांपल में बात है इंटरस्टेलर। हाँ, वो ड्रीम के अंदर ड्रीम और ड्रीम के अंदर ड्रीम, फोर्थ लेवल पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मूवी का होता है बिल्कुल। अभी कुछ रिसर्च ने कहा कि ह्यूमन जब 10 कंपैरिजंस कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। 10 क्राइटेरिया को कंपेयर कर रहे होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन कितने बन जाते हैं? 45। आप समझे ना? नाउ अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि अगर आप कोशिश ये करें कि इसको मर्ज करें और कोशिश ये करें कि 10 क्राइटेरिया से एक्सीड ना करें, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। ये स्टडीज मुख्तलिफ की गई। अच्छा, फिर कुछ ने कहा कि आप ऐसा करें कि अगर आप इंपॉर्टेंट जी
अगर हमारे 10 से ज्यादा हो जाते हैं फर्स्ट क्लास में टीम में, हाँ फिर अगेन हम उसमें से रैंकिंग करके टॉप 10 हाँ कर सकते हाँ फिर ये जो बता रहे हैं ना कि अगर हम ज्यादा हो जाते फिर हम फर्दर स्टडीज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि पहले हम रैंक कर लें कि इनको प्रायोरिटाइज, तो पहले 5 को एड्रेस करना है आपने, या आपने पहले 6 को करना है पहले 7। तो इस तरह से स्टडी स्ट्रक्चर कैसे होती है ईएचपी की? स्ट्रक्चर होती है फ्रॉम दी डिवाइड एंड कंकर, याद रखेंगे ये सारे डेवलपर्स इंपॉर्टेंट है। आपने उसको डिवाइड कर देना है उसको फर्दर, जब डिवीजन करते जाते हैं तो फिर आप उसको कर सकते हैं और फिर आपको सिंथेसाइज करना पड़ता है, मसला ये सिंथेसिस फिर करना पड़ता है आगे इकट्ठा कर। तो ये इस तरीके से चलती है। ये भी एक एग्जांपल इसी तरह है जिसमें क्राइटेरिया बढ़ गए, जो पिछले क्राइटेरिया से 4 से 6 पे चले गए और स्कूल हमने 3 ही रखे हैं, तो यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। इसकी हायरार्की अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगी, लोग ऐसे ही है ना। अच्छा, इसमें और जो हमने पिछली हायरार्की बनाई थी कोई फर्क नजर आता है किसी को? तो उसमें हर ब्रांच से तो ये मैंने इंटेंशनली ये इस तरीके से रखा कि ये इंटरप्रिटेशन के दोनों तरीके हैं। आप इसी को धारण के नीचे रखें, इसी के नीचे रखें, इसी के नीचे रखें, तो ये इस तरह भी अल्टरनेटिव्स को शो किया जाता है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मुख्तलिफ रिसर्च से, जो कि अच्छे जर्नल्स के रिसर्च है, उसकी हमने हायरार्कीज को भी देखा है कि वो कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर इसमें अभी ये क्या हुआ है, अब आप मुझे आइडेंटिफाई करवाएंगे कि ये क्या हुआ है, ताकि मैं देखूं कि हाउ इक्विवेलेंट यू आर विद द अ ब्रॉड लाइन पर्सपेक्टिव। ये क्या हुआ? हमने क्राइटेरिया को, अभी इसको किस बेसिस पे मैट्रिक्स बनाया? क्राइटेरिया को गोल की बेसिस, ऐसे ही ना हम इसको बेस बनाते हैं, ये क्राइटेरिया बनाया। तो हमें इससे क्या नजर आया कि लर्निंग इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, और फिर इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। ठीक है, स्कूल कॉलेज की प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, तो ये इंपॉर्टेंट। तो ये हम इसको क्या कह देते हैं, ये इस चीज को क्या कह देते हैं, इन द जार्गन ऑफ ईएचपी, क्राइटेरिया या प्रायोरिटी वेक्टर, है ना, और वेट्स कहते हैं, प्रायोरिटी वेट्स भी कहते हैं, प्रायोरिटी वेक्टर। अच्छा जी, ये क्या है? ये तो आपको परफेक्टली पता। मेक सेंस? इज मेकिंग सेंस टू सर? सही। ये विद रिस्पेक्ट टू स्कूल अल्टरनेटिव को क्राइटेरिया के, परफेक्ट। इसके बाद क्या करना है जी? क्यों जी? इसके बाद क्राइटेरियाज का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अब हमने फाइनल अल्टरनेटिव्स का प्रायोरिटी वेक्टर निकालना है या प्रायोरिटी वेट्स निकालना है। सही है? तो ये मैं आपको जार्गन इसलिए हुआ है, आप बात ठीक कर रहे हैं व्हाट यू आर सेइंग, बट वी शुड बी इन हैबिट ऑफ यूजिंग दैट जार्गन इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। तो ये उसके माउंट्स हैं, जैसे क्यों जी चित्राली के अपने वो हैं और फ्रेंच के अपने हैं और गर्मोडायनामिक्स के अपने हैं। तो वो डिक्शनरी जो मैं बात कर रहा था ना, वो एक डिक्शनरी डेवलप कर रहे हैं कि बच्चे को जब एक लफ्ज बोला जाए तो वो समझ जाए कि क्या है। मोरोडशन बोला जाए, अब उसको समझ आ जाए कि अच्छा मोरोडशन ये होती है, ये मोड़ना, टॉर्शन ये, इसको बोला बेटा ये टॉर्शन। गर्मोडायनामिक्स है, अच्छा हीट का तो मुझे पता है, लू चलती है, हवा जब लू बनती है तो हवा ऊपर उठ जाती है, जब उसकी जगह नीचे से हवा आती है वो ठंडी हवा से आती है। अच्छा तो ये तो सारा फ्लो है, तो ये तो फ्लो बनता है, तो ये फ्लो है। दुनिया में जो मैं बता रहा हूं सारे लू हमारे पास है ना। अभी आपको मैं बताऊं मजे की, उस बंदे से मैं सम टाइम बात करता हूं, तो कहते हैं अरिथमेटिक को एक लफ्ज से डोनेट किया जा सकता है, कैलकुलस को एक लफ्ज, स्टैटिस्टिक्स को एक लफ्ज। तो वो ये सारी डिक्शनरी डेवलप करना है। इसको इंजीनियरिंग एजुकेशन एक फील्ड है, इंजीनियरिंग एजुकेशन, कि हाउ यू इम्पार्ट एजुकेशन टू इंजीनियर्स। ये इंजीनियरिंग एजुकेशन एक फील्ड है जिसमें लोग मास्टर्स और पीएचडीज कर रहे हैं, और ये अभी एक सेंटर भी डेवलप हो रहा है जिसमें इंजीनियरिंग एजुकेशन का। और इसके इन्होंने इसमें जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको बाय समटाइम्स वी हैव इन अ प्रेशर बाय आवर पेरेंट्स के पुत्र को इंजीनियर ही बनेगा, है ना, ये पुत्र ने डॉक्टर ही बनना है, चाहे पुत्र को शौक गिटार बजाने का हो, है ना, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। ये जो जुनैद जमशेद थे वो इंजीनियर थे, मैं तो
या अली अजमत है, वो इंजीनियर है मेरे ख्याल से, मैकेनिकल। तो ये अब वो बन गए प्रेशर में, लेकिन काम करना था कोई और। तो जब ये हुआ ना, तो वो उन बच्चों को जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में आ गए हैं, फिल्टर होके सारे फिल्ट्रेशन से गुजरने के बाद आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लैंड करते हैं, अब उनको प्रिपेयर करना टू इंजीनियर। अब वो हम जो ही कैलकुलस देखते हैं या लैप्लास देखते हैं, तो कनेक्ट नहीं करते लैप्लास है क्या, इनवर्स ट्रांसफॉर्म है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है। अब वो डेरिवेटिव को रटता ही है बस। तो ये एक कोर्स डिजाइन किया उन्होंने और उस पे हम वो बड़े काम कर रहे हैं और जिसका मतलब कि एक अच्छा रिजल्ट आया। तो ये वाला काम जो हम अभी किया, वो ये जो आप कह रहे थे वो ये किया और ये हमने निकाल लिए। तो हमें इससे क्या साबित हुआ कि ए और बी, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे आया, जिसको एग्जाम्पल को भी हमने इसलिए लिया कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ा ही कम फर्क है, जरा सा चेंज करने से क्राइटेरिया, एक कंपैरिजन, रुजू करने से आप इस चेंज को रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च के बेसिक चीज आती है जिसको एथिक्स कहते हैं, रिसर्च एथिक्स। यहाँ पे आप यूज करते हैं कि आप अपने, अच्छा अभी इसको जज करने के लिए अगला स्टेप है सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब आपने इसको देखने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है। सेंसिटिविटी एनालिसिस करने में आपने देखना है कि क्या क्राइटेरिया चेंज करने से प्रायोरिटीज रिवर्स होना शुरू होती है, और उस क्राइटेरिया को आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, उस क्राइटेरिया को आप पकड़ लेते हैं, डिवाइड करते हैं और उस क्राइटेरिया में मजीद स्टडी करते हैं ताकि आप एक जस्टिफाइबल रीजनिंग दे सके। अभी ये मैं अगर आपको दे दूं, अब आप बीइंग इवैल्यूएटर ऑफ द रिसर्च, अब आपने रिसर्च को इवैल्यूएट करना है और ये मैट्रिक्स आपके पास आया है, सो नाउ यू हैव ऑल द क्वेश्चंस फॉर मी कि यार ये तो आप बहुत ही क्लोज है, सो देयर इज नो चेंज। सो यू ईदर योर ग्रुप व्हिच हैज डन द कंपैरिजंस और यू हैव सुपरफिशियली इंक्रीज द कंसिस्टेंसी। ये काफी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो कंसिस्टेंसी का इशू आ जाता है। अच्छा ये मैंने आपको दिखाया, ये एग्जांपल जो थी ना, ये एग्जांपल में एक चीज हमने अंडरस्टूड समझी है, वो है कि कंसिस्टेंट है, सही है, लेस देन 10% है सारी जजमेंट्स को लेस देन 10% हमने ये अज्यूम किया था। अच्छा जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक 1 2 3 ASP जो हमने पढ़ा, फिर BB वो जो SMG ग्रुप है, फिर एक्सपर्ट चॉइस है, वो इनकंसिस्टेंसी की वैल्यूज देता है आपके जब भी आप मेकिंग कर रहे हैं। अच्छा फिर एक अच्छा जो ये जो BPSMGS है ना, वो जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, उसमें एक है कि देन इफ यू मेक अ इनकंसिस्टेंट जजमेंट देन दैट जजमेंट इज हाईलाइटेड when you press synthesis and you prioritize, then it is highlighted that there is some problem here, you have become inconsistent here, so that is a tool for you to improve your consistency. So you have to revise और रुजू करें दोबारा, और expert choice में भी वो inconsistency show करता है, तो फिर आप उसको revise कर सकते हैं। अच्छा जी ये अच्छा वो जो मेरा ना एक्सेल का जो उस स्टिक में था वो इसमें डाला नहीं, वो हम बाद में डाल देते हैं, पहले हम आगे चलते जाते हैं कंटिन्यूएशन। आगे एक्सपर्ट चॉइस हमने डाल दिया, वो मुझे भूल गया कि वो मैंने एक प्लगइन रखा हुआ था, तो वो भी दिखा देते हैं, तो हम बाद में। अच्छा जी ये एक और आ गया, अब आपने देखा कि ये क्या है जी, कोई भी हायरार्की बनी जिसमें एक आपने सूटेबल लीडर को सिलेक्ट करना था और 4 उसके क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, करिश्मा और एज, और फिर टॉम, डिक एंड हैरी, वैसे सूडोनेम्स। तो ये इस तरह की ये एक नॉर्मल हायरार्की है। तो इस तरह की हायरार्कीज अब आप मुझे 2-3 सवालों के जवाब दें कि इसके लिए ऑडियंस क्या होगा। Anybody who has another politics,
एक कमेटी हो सकती है जिन्होंने एक लीडर सेलेक्ट करना है ना। सो नाउ यू बाय द टाइप ऑफ स्टडी यू आइडेंटिफाई योर रिस्पोंडेंट, है ना। मोनार्की भी हो सकती है ना। खैर ये बड़ी मजे की बात है। कहतो रिजाली है, कहतो रिजाली क्या होती है? कहतो रिजाल उर्दू में एक लफ्ज़ है बड़ा मजे का। वाओ, बुलेट कर दिया आपने। कहतो रिजाल जो उन्होंने बात की मुझे जरा बता देना सबको। अनसुटेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल पर्सन। इसको कहते हैं कि मर्दों की कमी, बंदों की कमी। वो क्या, एक इस पर जुमला लिखा है कि एक किताब है, अगर आपको जिंदगी में कोई वक्त मिले तो पढ़िएगा, आवाज़े दोस्त बाय मुख्तार मसूद, मिल जाती है सस्ती सी, दुनिया पाकिस्तान की है, पढ़ी होगी आपने जी। उसमें जुमला कहते हैं मर्दम शुमारी करो तो बेशुमार और मर्दम शनासी करो तो नापैद। जब ये सूरत हाल आ जाए तो कहते हो जाली। आबादी पूछो तो 20 करोड़ पाकिस्तान की, बंदा पूछो तो एक भी नहीं है। तो ये जो आपने जो डेफिनेशन दी, इट एक्चुअली स्ट्राइक्स एंड द। तो ये तो है, हम जो बात कर रहे थे तो ये इसकी एग्जांपल थी। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा बिफोर के हम हाथ साफ करेंगे किसी अपने सॉफ्टवेयर पे, हम कुछ रिसर्च देखते हैं थोड़ी सी कि कैसे दुनिया रिसर्च कैसे टॉपिक्स लाती है और क्या हायरार्की बनी हुई होती है। ठीक है, बड़ी ब्रॉडली बड़ी तेजी से हम गुजारेंगे इसको। अच्छा, ये देखिए 2001 का इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक बहुत अच्छा जर्नल है जो कि एक रिप्यूटेड जर्नल में से आता है, इम्पैक्ट फैक्टर में 5+ यूएस। इसने एक किया एप्लीकेशन ऑफ द EHP इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिंपल, दिस वाज द टॉपिक ऑफ दिस मैन्स पब्लिकेशन। और इसने किया क्या, इसने कहा कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉन्ट्रैक्टर्स की इवैल्यूएशन करनी और उनको रैंकिंग देनी है। कॉन्ट्रैक्टर थे 5, इनिशियली ज्यादा थे, उसके बाद उसने 5 पे कर्टेल किया बिकॉज डूइंग सर्टेन एनालिसिस जो कि शुरू में जो हमने किया पास फेल इवैल्यूएशन सॉर्ट और लिटरेचर, उसने कहा कि ये 5। अच्छा, उसने क्राइटेरिया रखे ये 6 क्राइटेरिया। देखिए, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है जी, और क्वालिटी परफॉर्मेंस है, इक्विपमेंट रिसोर्स है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैन पावर एलोकेशन, और इसके ऊपर इसने इसको यूज किया। ये अल्टरनेटिव्स के तौर पे यूज होते हैं, बट दिस अल्टरनेटिव्स एक्चुअली बीन यूज्ड फॉर रैंकिंग, चूजिंग। हो सकता है इसका आउटकम एक चॉइस ना हो, कार एक चूज कर रहे हैं ना, स्कूल एक चूज कर रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंस क्या है कि इसमें हो सकता है कि हम 3 चूज कर लें, हम 4 कर लें। बट रैंकिंग का प्रायोरिटाइजेशन ये होती है कि प्रायोरिटाइज किया कि हम इन 3 को कंसीडर करते हैं। तो दिस इज हाउ कंपनीज कैन यूज दिस रिसर्च टू कैरी आउट द इवैल्यूएशन। अच्छा जी, रैंकिंग वही टॉप से प्रोसीजर करके जी 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 बिल्कुल वही है। ये हाँ, ये दिखाने का मकसद भी ये है आपको कि आप उससे डिस्कनेक्ट ना हो जो आपने पढ़ा है। जी, जो हमारी प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल इफ आई गो फॉर द ब्रांडिंग और मार्केटिंग किसी के पास उसमें जाता हूं, सो आई नीड टू डेवलप माय ओन क्वेश्चन फॉर द कंपैरिजन। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स कंपैरिजन के लिए आप देखें तो अच्छा इसका कंपैरिजन का क्वेश्चन डेवलप करना बहुत आसान है, लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल है। 2 चीजें हैं आपके पास है, मेरे वाले एक एग्जांपल है। हाँ एग्जांपल है, वो आपको कराएंगे भी, लेकिन आपने देख लिया ना कि कैसे हम बनाना और एप्पल को कर रहे थे और फिर उसको। अच्छा, इसको समझाना मुश्किल है ना। इससे मुझे एक और चीज याद आ गई कि कुछ चीजों की हमें समझ आ रही है ना, लेकिन असर नहीं होता है, समझ आती है, असर नहीं, और कुछ की समझ नहीं आती और असर नहीं। तो ये रिसर्च के ये सारे इश्यूज भी हैं, और जब हम EHP भी पढ़ रहे हैं तो इनके साथ आपको ये एसोसिएट होने चाहिए। एक चीज सच्ची होती है और एक चीज सही होती है। जरूरी नहीं कि जो चीज सच्ची हो सही हो और जो सही हो सच्ची हो, ऐसा नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है रेलेवेंट है, जो आपको बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। जब आप काम करेंगे ना एक फील्ड में, तब आपको पता चलेगा कि हाउ दी ब्रीज
फ्लोज, किस तरह से हवा चलती है उससे, फिर आप उसके मुताबिक ही ऊँट को या कन्वर्ट बैठाएंगे। अच्छा ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अभी आपको। अच्छा ये देखिए जरा, ये हम एक और लेके आए, इसमें थोड़ी सी वैरायटी डाली। ये एक जॉर्डन का जर्नल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, evaluating and benchmarking non-governmental training programs and analytic hierarchy approach। इसमें इसने क्या किया, यहाँ पे कोई चीज आपने यूनिक देखी जो डिफरेंट थी सब क्राइटेरिया भी आ गए, ठीक है, उसको उसने लेके आया और फिर दो अल्टरनेटिव्स को कम किया। उसका सब क्राइटेरिया नहीं, इसका नहीं सही। इसको मिक्स कर दिया इसलिए। हाँ देखिए मैं बताया ना, तो मुख्तलिफ रीजंस हैं, उसको उसने सब क्राइटेरिया, क्योंकि रिसर्च को जो आप उस देखेंगे तो उसने रीजनिंग दी होती है। देखें अच्छा, फिर EHP में एक और इम्पोर्टेंट बात है, और वो ISM में भी शेयर करते हैं। जब आप किसी क्वालिटेटिव चीज को क्वांटिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय अ रिगरस लिटरेचर। ऐसे ही तो ISM या EHP में you have to back up by a rigorous experience. If you don't have that experience, then find the people who have it and get their input. Then you make a hierarchy. ठीक? अच्छा आगे देखिए एक और, ये 2005 का है, मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी इंडेक्स फैक्टर। ये भी अच्छा है इंडेक्स जनरल है। इसमें आप देखें स्ट्रेटेजिक सर्विस क्वालिटी अप्रोच यूजिंग EHP। अगर आप गौर करें तो आपको हायरार्कीज मुश्किल लग रही है? Not at all. This is how the EHP works. कि EHP मुश्किल नहीं है, but to implement it you have to work it out. कुछ चीजें मैंने को कहा ना कि लगती बड़ी सादी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिकासो को जानते हैं? पाब्लो पिकासो बहुत बड़ा नाम है, पेंटिंग, वो एक पेंटिंग ड्रॉ करते हैं पिकासो साहब, और वो ऑक्शन के लिए पेश करते हैं, या उनके मरने के बाद ऑक्शन होती है, और उस पेंटिंग की कीमत एवेल्युएट होती है 10 मिलियन डॉलर। ये मैं आपको मिनिमम उसकी पेंटिंग बता रहा हूँ, और हाई प्राइस 10 मिलियन डॉलर। जब आप पेंटिंग देखते हैं तो कहते हैं मैं आंखें बंद करके भी ये करूँ ना तो ये बनेगा। अच्छा इसका मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी देता हूँ थोड़ा सा। I have had a little knack for the calligraphy or a little knack for the canvas painting। तो जब मैंने एक दो पेंटिंग्स देखी तो गुलजी की, अगर आप नाम याद हो तो हाँ बड़ा काम किया गुलजी, मगर यार ये स्ट्रोक वर्क क्या, ब्रश को यूं फेरा है अभी ऐसे ब्रश को फेरा, या साथ कैन की पेंटिंग है, अगर आप देखें तो उन्होंने ब्रश को इस तरह से पकड़ा, स्ट्रोक वर्क कर दिया, ये क्या पेंटिंग है। फिर मैंने एक पेंटिंग देखी जिसकी कीमत है द स्क्रीन, कभी आप सर्च कीजिएगा गूगल में, टाइम होगा आपके पास, द स्क्रीन प्राइस, द स्क्रीन पेंटिंग प्राइस, ये गूगल में लिखिएगा सिर्फ, या कॉस्ट, वो कहेगा कि इसको रफली कॉस्ट ये है, लेकिन एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेटेड है, ये एग्जैक्ट नहीं है, और बायर इसका कौन है ये भी नहीं पता, हम बता सकते। ये गूगल लिखेगा, टॉप 10 दुनिया की पेंटिंग देखी, उनकी कीमतें शुरू होती हैं कोई 500 मिलियन डॉलर, वो इतनी सी पेंटिंग है स्क्रीन, वो तस्वीर देखिएगा उसके बाद आप याद रखिएगा EHP को इसलिए क्योंकि आपको लगेगा कि यार बस ये कॉपी क्या नहीं, मैंने आपको पूरा थ्रू आउट कोई डराने की बात नहीं है, ये भी डराने ना, ये ब्यूटी बताने लगा हूं मैं आपको, आगे पूरी बात भी ना, हम यहाँ पे आधी बात सुनी और आगे बस खत्म हो गई। अच्छा लेकिन तो जब स्ट्रोक वर्क आप देखें ना, तो जब आप खुद हाथ पकड़ के पेंट से ड्रॉ करते हैं ना, तो वो स्ट्रोक नहीं बनता, उसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक होता है, जैसे गॉल्फ में भी खेलते हैं लोग, तो स्ट्रोक लगाते हैं उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, वो मास्टर्स लगाते हैं। तो जब आप देखेंगे ना इन जर्नल्स को, तो लगेगा कि ये बड़ी आसान सी है, और आगे 4-5 चीजें दवाई निकाल दी इधर से, लेकिन जब आप करने जाएंगे ना, तो फिर देन यू हैव अ लिटिल इश्यूज। अच्छा अब मैं जो एग्जांपल जो है ना वो एग्जैजरेटेड है इस लिहाज से, जो 500 मिलियन डॉलर क्लास EHP का, तो वो थोड़ा सा मैं आपको खौफ भी उसका निकालना चाहता हूँ। अच्छा इसमें सिर्फ यू हैव टू यूटिलाइज
योर गुड रीडिंग एबिलिटी, आप लिटरेचर देखें, योर एनवायरनमेंट स्टडी जो स्वॉट एनालिसिस है, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्राइटेरिया, और फिर यू हैव टू यूटिलाइज इंटेलिजेंटली द रिलेशनशिप्स। तो ये अभी आईएसएम में जब आप नेक्स्ट हमारा सेशन चलेगा आईएसएम का, उसमें इट इज हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड, क्यों जी ऐसे ही आप करेंगे, ये एएचपी भी ऐसे ही कनेक्ट होगा। अच्छा ये जरा देखिए, ये थोड़ा एन एप्लीकेशन ऑफ दी, ये आप देखिएगा, ऑफ एएचपी टू डिटरमिन बेंचमार्किंग क्राइटेरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका नाम लिखना भूल गया शायद। तो ये भी इसी तरह से हायरार्कीज बनाते हैं, और हायरार्कीज मैंने बताया सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट इनकी हैंडलिंग एक जैसी है और आप इसकी हैंडलिंग को करेंगे। अच्छा जी, अभी